हेलो दोस्तों। 28 अप्रैल को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लीडर्स जेड्डा में मिले। वो ईरान वॉर को कैसे हैंडल किया जाए इस पर एक इमरजेंसी सेशन के लिए वहां थे, लेकिन वहां एक सीट खाली थी। एक इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्री इस मीटिंग से गायब था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उस मीटिंग में नहीं थे। इनफैक्ट यूएई के ऑफिशियल्स जीसीसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इसे वीक कह रहे थे। ये अजीब था। यूएई सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक कोऑपरेटिव था। अभी 5 अप्रैल तक यूएई ओपेक की मीटिंग्स में प्रेजेंट था और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए अपना प्रोडक्शन एडजस्ट कर रहा था। 2 दिन बाद ओपेक ने पब्लिकली यूएई को उन देशों की लिस्ट में डाला जिन्होंने पिछले ओवर प्रोडक्शन के लिए अपडेटेड कंपनसेशन प्लान्स जमा किए थे। लेकिन ये कोऑपरेटिवनेस महीने भर में बिगड़ गया। इसका एंड 28 अप्रैल की शाम को हुआ जब यूएई ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया कि मई 1 से वो ओपेक छोड़ रहा था। आज के इस वीडियो में हम यूएई के इस डिसीजन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ओपेक की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, फिर हम यूएई और ओपेक के बीच के स्ट्रगल्स के बारे में समझेंगे, एंड में हम ईरान वॉर का इम्पैक्ट भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपेक की हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। ओपेक 1960 में बगदाद में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के 5 गवर्नमेंट्स ने एस्टैब्लिश किया था। इसका असली एम प्राइसेस कंट्रोल करने से ज़्यादा सोवरेंटी मेंटेन करने पे था। इन देशों का ज़्यादातर तेल एक्सट्रैक्ट, प्राइस और बेचने का काम वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज करते थे। इन वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को 7 सिस्टर्स कहा जाता था। ओपेक के थ्रू प्रोड्यूसर स्टेट्स इन ऑयल कंपनीज से कंट्रोल वापस लेना चाहते थे। 7 साल बाद जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम का कोई देश बना भी नहीं था, उसके साथ एमिरेट्स में से एक अबू धाबी इस ग्रुप में शामिल हो गया। अपने पहले 50 सालों के लिए ओपेक काफ़ी हद तक एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। इसके मेंबर्स ऑयल प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट करते थे और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन वीक था। नेशनल गवर्नमेंट्स ने अपने आउटपुट पर कंट्रोल बना के रखा। बॉडी ने हर देश के लिए प्रोडक्शन कोटा सेट किए, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल था और कंप्लायंस अक्सर एक जैसा नहीं होता था। लेकिन 2016 में ये बदल गया। यूएस शेल के तेज ग्रोथ से डील करते हुए ओपेक ने 10 नॉन मेंबर प्रोड्यूसर्स के साथ डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। इसमें सबसे ज़रूरी रशिया था। इस एक्सपैंडेड ग्रुप ओपेक प्लस ने दुनिया के ज़्यादातर ऑयल सप्लाई मैनेज करने के लिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया। तब ये टेक्नोक्रेटिक बन गया। 2016 के डिक्लेरेशन ने एक मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जो अपने मेंबर स्टेट्स पर नज़र रखेगी। हर ओपेक प्लस मेंबर को एक बेसलाइन दी गई, मतलब एक रेफरेंस प्रोडक्शन लेवल जिस पर वो देश काम करता था। फिर उनसे कहा गया कि वो इस बेसलाइन से परसेंटेज के हिसाब से अपना प्रोडक्शन कम करें। छोटे सब ग्रुप्स इसके ऊपर और कट्स जोड़ सकते थे। हर देश के प्रोडक्शन पर नज़र रखी जाती और जो मेंबर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते उन पर पेनल्टी लगती और उन्हें कंपनसेशन प्लान्स देने पड़ते। सीधे शब्दों में कार्टेल के मैंडेट से भटकने पर अब सज़ा मिलती थी। ये सब इस पर निर्भर करता था कि आपकी बेसलाइन कहाँ सेट की गई है। अगर वो बेसलाइन बहुत नीचे थी तो बॉडी के रिक्वायरमेंट्स जैसे प्रोडक्शन कोटास, कटिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह तेजी से एक लिमिटेशन बन सकते थे। चलिए अब समझते हैं कि यूएई और ओपेक के बीच स्ट्रगल्स क्यों शुरू होने लगे। यूएई हमेशा से ओपेक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट देशों में से रहा है, जिसने सऊदी लीडरशिप का साथ दिया और प्रोडक्शन कट्स में अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन नया स्ट्रक्चर अब उसे सूट नहीं कर रहा था। जब से रशिया शामिल हुआ था, यूएई नए सऊदी रशिया लीडरशिप एक्सेस से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, जिसने ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। इस अरेंजमेंट में भेदभाव का शक था। रशिया का बेसलाइन प्रोडक्शन लेवल आर्टिफिशियली बढ़ाकर दिखाया गया था ताकि वो सऊदी अरेबिया के लगभग बराबर दिखे, भले ही उसका पुराना आउटपुट काफ़ी कम था। रशिया ग्रुप की लिमिट्स के साथ मनमानी भी करता था और अक्सर बिना किसी पेनल्टी के लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ जब यूएई ने 2020 में अपनी प्रोडक्शन लिमिट्स पार की तो उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया था। यूएई इस नाइंसाफी से खुश नहीं था। यूएई को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका क्लेम था कि अक्टूबर 2018 के आउटपुट के हिसाब से उन्हें 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे से कम का आर्टिफिशियली लो बेसलाइन दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो नंबर पुराने स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड था। उन्होंने तब से अपस्ट्रीम कैपेसिटी में बहुत इन्वेस्ट किया था और अब उन्हें ये लिमिट बहुत रिस्ट्रिक्टिव लग रहे थे। अप्रैल 2020 तक वो 3.8 मिलियन बैरल से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उन्हें लगा कि वही सही बेंचमार्क है। ये झगड़ा पब्लिक में आ गया जब यूएई ने पैंडेमिक के वक्त के प्रोडक्शन कट्स को आगे बढ़ाने के प्रपोजल को तब तक रोक दिया जब तक उनके डिमांड्स नहीं सुने गए। इसके कारण पूरी बॉडी के ऑपरेशंस रुक गए थे।
ऑपरेशंस पे ये हॉल्ट तभी खत्म हुआ जब उन्होंने 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे के नए कोटा पर बात मनवाई। ये धीरे धीरे क्लैश और कॉम्प्रोमाइज का एक पुराना पैटर्न बन गया, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। असलियत ये थी कि यूएई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था और ओपेक प्लस की लिमिट्स उतने तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे। देश ने कोविड के बाद के सालों में नई कैपेसिटी में लगभग $150 बिलियन डाले थे। मई 2024 तक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 4.85 मिलियन बैरल्स पर डे की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली थी, जिसका टारगेट 2027 तक 5 मिलियन बैरल्स था। इसी दौरान यूएई के लिए ओपेक प्लस का सेट किया गया लिमिट अभी भी 3.5 मिलियन बैरल्स के आसपास ही था। देश को अपनी बनाई हुई कैपेसिटी का लगभग 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे यानी लगभग 40% बंद रखना पड़ रहा था। सारे ओपेक प्लस मेंबर्स में से यूएई के अलावा किसी और देश को अपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी बंद रखने पर मजबूर नहीं किया गया था। इससे यूएई का बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस हुआ। बेकर इंस्टीट्यूट के एक अंदाजे के मुताबिक यूएई हर महीने लगभग $3 बिलियन का रेवेन्यू खो रहा था। अगर वो ओपेक प्लस छोड़ देता है तो 2028 तक वो साल में $50 बिलियन से $70 बिलियन के बीच एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकता है, जो अबू धाबी के 2022 जीडीपी का लगभग 22% है। लेकिन ओपेक प्लस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो एक पॉलिटिकल ब्लॉकेज में फंसा था। नेशनल बेसलाइंस को अपडेट करने के लिए ओपेक मेंबर्स के बीच एक यूनानिमस वोट की जरूरत होती है, लेकिन इसके कई मेंबर्स जैसे अल्जीरिया या नाइजीरिया ने असल में उन सालों में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी खो दी थी। अगर बेसलाइन को असलियत के हिसाब से रीसेट किया जाता तो वो अपना हिस्सा खो देते। तो उन अंडर डेवलप्ड देशों के लिए किसी भी चेंज को वीटो कर देना ज्यादा सही था। ओपेक बस एक ऐसे मेंबर को जगह नहीं दे सकता था जिसकी कैपेसिटी बढ़ रही हो जबकि बाकी सब की घट रही हो। यूएई एक तरह से अपने पुराने कोटा में फंस गया था। इस बीच एक और बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी काम कर रहा था, जो ओपेक प्लस जैसी बॉडी के लॉजिक को ही खत्म कर रहा था। ऑथर्स डैनियल लकाले और डिएगो परिला के शब्दों में एनर्जी इंडस्ट्री फ्लैटन हो रही थी। ओपेक इसलिए बनाया गया था ताकि एक ऐसी दुनिया में तेल की कमी का सिचुएशन बनाया जाए जिसे लगता था कि तेल खत्म हो जाएगा। इसी कमी ने इसके मेंबर्स को पावर दी थी, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो रही थी। अमेरिका की शेल रेवोल्यूशन ने अचानक तेल के एक्सेस को कई गुना बढ़ा दिया था। इसने नॉर्थ अमेरिका को ऑयल के नेट इंपोर्टर से एक ऐसे प्रोड्यूसर में बदल दिया जो सऊदी अरेबिया से compete कर सके। ओपेक प्लस सप्लाई रोककर और प्राइसेस को ऊपर रखकर असल में अमेरिका शेल प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट शेयर कैप्चर करने के रास्ते खोल रहा था। ओपेक जब भी मार्केट में स्कैर्सिटी लाने की कोशिश करता, अमेरिकन शेल उसे काउंटर कर देता। ओपेक बनाने में आइडिया ये था कि जब अलग अलग देश खुद को तेल प्रोड्यूस करने से रोकेंगे तो वो सब पर बैरल ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन शेल रेवोल्यूशन के बाद वो अब सिर्फ अपनी जगह लेने वाले कंपटीटर्स को सब्सिडी दे रहे थे। उसी वक्त एनर्जी ट्रांजिशन पूरी तरह से शुरू हो चुका था। इस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये कब होगा और कितनी डिमांड बची रहेगी, लेकिन चाहे कितने भी कंजर्वेटिव तरीके से देखा जाए, ये साफ होता जा रहा है कि कभी कभी कुछ देशों के ऑयल रिजर्व्स को खरीदार नहीं मिलेंगे। यूएई के ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट्स दुनिया में सबसे कम है और ये अमेरिकन प्रोड्यूसर से भी काफी कम है। इस ऑयल को जमीन के अंदर रहने देकर वो सिर्फ दूसरों को बराबरी करने का मौका दे रहा था। दो फ्लैटनर्स, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन ने ये पक्का कर दिया कि उनका तेल इंतजार करने के बाद भी महंगा नहीं होगा। वो सारा इंतजार सिर्फ उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स की पोटेंशियल को बर्बाद कर रहा था। और वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि पिछड़े हुए ओपेक प्लस मेंबर्स जो कैपेसिटी खो रहे थे वो टिके रहें। शायद ओपेक प्लस खराब इकोनॉमिक्स से बच जाता, लेकिन इसके ऊपर एक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी आ गई। यूएई और सऊदी अरेबिया अब एक दूसरे से सहमत नहीं थे। सिर्फ एक दशक पहले उनके दो हेड्स ऑफ स्टेट्स मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद करीबी पार्टनर्स थे। वो ज्यादातर रीजनल सवालों पर एक साथ ही चलते थे। 2015 में उन्होंने साथ मिलकर येमेन वॉर एंटर किया था और हौथीज के खिलाफ लड़े भी थे। 2017 में उन्होंने कतर के ब्लॉकेड को एक साथ लीड किया था, लेकिन वो अलाइनमेंट अब टूट रहा है। सूडान से लेकर येमेन तक दोनों साइड्स पूरे इलाके में प्रॉक्सी के थ्रू एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। दोनों के बीच इकोनॉमिक फ्रिक्शंस भी आ रहे थे। जहां दुबई ने लंबे समय तक गल्फ के कमर्शियल हब के तौर पर राज किया था, सऊदी अरेबिया के प्रोजेक्ट HQ मैंडेट ने उसके इलाके में दखल देना शुरू कर दिया था। ये मैंडेट मल्टीनेशनल्स को रियाद में रीजनल हेडक्वार्टर्स बनाने पर मजबूर करता है ताकि वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जीत सकें। पिछले साल के एंड में ये झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों देशों ने येमेन में अलग अलग साइड का साथ दिया। यूएई ने सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल या STC नाम के एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का साथ दिया, जबकि सऊदी ने उसके गवर्नमेंट इन एग्जाइल का। पिछले साल के एंड में सऊदी फोर्सेस ने मुकल्ला पोर्ट पर यूएई से जुड़े वेपन शिपमेंट्स पर हमला किया।
उन्होंने एसटीसी के मिलिट्री बेसिस पर भी हमले शुरू कर दिए। दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी टेंस दिख रहे थे। फिर ईरान वॉर शुरू हो गया। वॉर ने ओपेक के आउटपुट से लगभग 7.9 मिलियन बैरल्स पर डे खत्म कर दिया। ये एक ऐसा सप्लाई शॉक था जो कोविड, 1970s क्राइसिस और 1991 गल्फ वॉर से भी ज़्यादा बड़ा था। यूएई का अपना प्रोडक्शन लगभग 45% गिर गया और 1.89 मिलियन बैरल्स पर डे रह गया। यूएई पर ईरान की तरफ से लगभग 2000 अटैक्स हुए थे, तो यूएई ने सऊदी अरेबिया और कतर पर एक जॉइंट गल्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए जोर डाला। उन्होंने मना कर दिया। एमिरेटी प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गर्गश ने जीसीसी के रिस्पॉन्स को इसके हिस्ट्री में सबसे वीक कहा। लेकिन इस टेंशन के बीच इस क्राइसिस ने एक मौका भी बनाया। किसी और वक्त में यूएई का ओपेक प्लस से निकलना ग्लोबल मार्केट्स में फॉल लाता और इसे बड़े इंटरनेशनल प्रेशर्स का सामना भी करना पड़ता। लेकिन फिलहाल जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आधा बंद है और रीजनल सप्लाई पहले ही बंद है, प्राइसेस सिर्फ ऊपर ही जा सकते थे। ब्रेंट वॉर प्रीमियम की वजह से $110 पर बैरल के ऊपर अटका था। एक ऐसी अनाउंसमेंट जो नॉर्मल वक्त में प्राइसेस गिरा देती, उसके कारण अभी भी मुश्किल से कुछ भी हुआ है। यूएई के पास ओपेक प्लस से निकलने का एक साफ रास्ता था। ये हर तरह से ओपेक प्लस के लिए एक डिजास्टर है। पहले तो ये एक मिसाल बनाता है। ओपेक प्लस ने पहले भी एग्जिट्स देखे हैं, जैसे 2019 में कतर या 2024 में अंगोला। लेकिन यूएई उन दूसरे देशों की तरह नहीं है। वो एक हेवी हिटर है जो ओपेक के ऑयल आउटपुट में 12% कंट्रीब्यूट करता है। इतनी बड़ी पावर और प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला देश पहले कभी नहीं निकला है। जब तक ओपेक प्लस यूएई को इस एग्जिट के लिए कड़ी सजा नहीं देता, अगला देश जो बाहर निकलना चाहेगा, जैसे शायद इराक या कजाकिस्तान, जो पहले ही अपनी नाखुशी जता चुके हैं, उन्हें ऐसा करने का पॉलिटिकल कवर मिल जाएगा। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम और भी खतरनाक है। ओपेक का पावर कभी भी उसके टोटल प्रोडक्शन पर नहीं था, वो उसके स्पेयर कैपेसिटी में था। चाहे वर्ल्ड मार्केट्स को स्टेबल करना हो या किसी भटके हुए मेंबर को पनिश करना हो, ओपेक का असली पावर इसमें था कि वो इशारा मिलते ही मार्केट में ढेर सारा ऑयल सप्लाई कर सकता था। वो कैपेसिटी काफ़ी हद तक यूएई से आती थी। सऊदी अरेबिया के अलावा वही अकेला देश था जो मार्केट में बहुत सारा तेल ला सकता था। इस एग्जिट के साथ सऊदी अरेबिया को वो रोल अकेले निभाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ओपेक यूएई के एग्जिट पे कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ओपेक यूएई के एग्जिट को मुश्किल कर देगा, या ये ओपेक के डिसोल्यूशन की शुरुआत है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।